जो रिलीजन है वो स्टेट से सेपरेट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर, ये मंदिर इतना कमा रहा है, अगर ये लड़की नहीं मिली ना इतने टाइम मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में क्या क्या आ सकता है? बेगिंग वगैरह भी आ सकती है, भीख मांगना एंड ऑल ये सब, ठीक है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो याद रखना, एक चीज याद रखना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस अनटचेबिलिटी। भीख मंगवाना इलीगल है, मांगना इलीगल नहीं है, मंगवाना इज इलीगल। जैसे अगर आप देखो कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल बट जबरदस्ती उस में लेके जाना इज इलीगल, ठीक है, तो सेम चीज वैसी है। नाउ इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये अनटचेबिलिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे लॉ कौन बनाता है? दैट इज सेंटर, एक्सक्लूसिवली सेंटर, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये कहता है आपका आर्टिकल 24 कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में आता है, तो नहीं, अनटचेबिलिटी आता है वहां पे, सिर्फ अनटचेबिलिटी आता है 17 में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है 23 में, क्योंकि वो पूरा ना दे के सिर्फ ये दे सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में आता है या फोर्स्ड लेबर किस में आता है, सिंगल टर्म भी दे सकता है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बनता है ना। तो ह्यूमन राइट्स में अगर बात करें कि उसको इंटरनेशनल उससे लिंक करके कि बताओ कि इंटरनेशनल यूएन के जो चार्टर है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात की गई, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, या फिर आपका फोर्स लेबर किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है, तो याद रखना। जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर किस में आता है, यानी कि बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से मना कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 24। यहां तो बैगिंग की बात कर रहा है ना, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती नहीं करा सकते, और यहां किससे? बच्चों से नहीं करा सकते। यहां पे ना ही जेंडर बताया है ना ही एज बताई है, और यहां पर स्पेसिफाई किया है एज को, ठीक है। और क्या एज क्या है? मिनिमम। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, कि क्या है। नाउ अब आपके आर्टिकल आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, यहां पर है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब आपके आर्टिकल किसके आते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 2, yes, 25 to 28, that is freedom of religion, ठीक है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमेशा आपका कॉन्ट्राडिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, ठीक है। वो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे ही चुका हूं उसका, चार्ली हेब्डो वगैरह केस पढ़ना, घर जाके ना लिख लो कि ये तुम्हें पढ़ना है थोड़ा बहुत, चार्ली हेब्डो का न्यूज़पेपर वगैरह का थोड़ा पढ़ना कि क्या आया था ना। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ, पहला आपका बात करता है कॉन्साइंस की, ठीक है। दूसरा बात करता है आपका ये फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ठीक है ना। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है?
यानी कि आप इतने कैपेबल हो कि भाई आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस रिलीजन को एक्सेप्ट करना है। अगर आज मैं हिंदू हूं तो मुझे लग रहा है कि भाई क्रिश्चियन रिलीजन अच्छा है तो मैं उसको अडॉप्ट कर सकता हूं, उसको प्रैक्टिस कर सकता हूं। कोई क्रिश्चियन है तो वो हिंदुइज्म को कर सकता है या सिख को कर सकता है। ऐसे हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दैट क्रिएट्स द फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट? जय साई दीपक को सुनती हो? जय साई दीपक की एक बहुत अच्छी स्पीच है इस पे कि द प्लेस ऑफ वर्शिप is by definition is not a religious, it is not a secular place, it is a religious place. Temple, when we say temple, temple is dedicatedly only for the Hindus. When we say mosque, it is only for the Muslims. When we say church, it is for the Christians. And when we are entering inside the church, that means we are entering inside the particular religion. तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे मैं मूर्ति रख के पूजा करूंगा या यहाँ पे मैं बैठ के नमाज पढ़ूंगा क्रिश्चियन के उसमें जाके, चर्च में जाके, बिकॉज वो सेक्युलर प्लेस ही नहीं है, वो रिलीजियस प्लेस है। तो उसकी वो डिबेट ना सुना करो यार, बहुत जबरदस्त, उसकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग लगती है। उसकी आर्ग्यूमेंट मुझे सबसे स्ट्रांग लगती है। हाँ, इंडिया दैट इज भारत। एक उसकी भी तो है, एस जयशंकर की आई थी। पढ़ो 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 भाई पढ़ो, ठीक है। तो मेरे को ये आजादी देता है, अगर मैं किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन करा रहा हूं तो वो किसके अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है वो इसके अगेंस्ट है। क्यों? कंसाइंस क्या कह रहा है कि मैं समझदार हूं, और फोर्सफुली कन्वर्जन क्या कह रहा है कि आप समझदार नहीं हो, करो इसे। वो अगर आप चाह रहे हो कि फोर्सफुली कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि वो उसकी कंसाइंस क्या कह रही है कि मैं इस पे बिलीव कर रहा हूं, वो कह रहे नहीं इस पे नहीं, इस पे करो। दैट मींस आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को क्या कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं। दैट इज वायोलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर ये आर्टिकल क्या देता है? फ्री प्रोफेशन, कोई भी किसी भी रिलीजियस प्रोफेशन को कर सकता है। जैसे पंडित होते हैं, अब उसके लिए कोई डिग्री नहीं है, मॉस्क में होते हैं तो उसके लिए भी कोई डिग्री नहीं है, चर्च में होते हैं उसके लिए भी कोई डिग्री नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था जब आर्टिकल 19 में, कि आर्टिकल 19 में जब आप डील कर रहे हैं और कोई भी प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो आप फ्री नहीं है उस टाइम पे, आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए वहां पे, है ना। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास बार काउंसिल से सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेशन चाहिए। यहां पे ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, फ्री प्रोफेशन है ये। दूसरा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगेन एंड देन प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अभी तुमने एक चीज देखी होगी दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूं, टू बी ऑनेस्ट, नहीं ऑफ तो नहीं कर रहा मैं, बट इतना भी वो नहीं बोलूंगा मैं। सो बेसिकली क्या, अभी तुमने देखा होगा कि एक बहुत ज्यादा ना क्रिश्चियंस के वो चलते हैं सेमिनार कि भाई हाथ लगा दिया ठीक हो गए। वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोपोगेट कर रहे हैं अपने रिलीजन को। बट जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, क्या ये तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उनके पास प्रोपोगेट करना। नाउ यहां पर वो जो प्रोपोगेट कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं, वो अलग चीज है, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। बट यहां पर वो कर सकते हैं। कोई भी सभा होती है, आजकल तुम देखते हो कि न्यूज चैनल पे आते हैं कि रिलीजियस स्पीचेस देते हैं या कुछ भी, दे आर प्रोपोगेटिंग, तो उनको रोक नहीं सकते आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, एक चीज याद रखना, आर्टिकल क्या कहता है इसमें, ये राइट्स ना, मैंने क्या कहा, हर फंडामेंटल राइट आपका क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। तो यहां पर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स आते हैं ना, उनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पता क्या है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अगर आप देखें कोविड के टाइम पे सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब वो कर दिए थे। अब
सारे बंद कर दिया, आपको जाने की परमिशन नहीं है, तो दैट मीन्स दैट्स अ वॉयलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। बट क्या कहते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आपको पब्लिक ऑर्डर, जैसा आपने देखा है कि भाई अगर आप रोडों पे नमाज पढ़ रहे हो तो मना कर देते हैं कि भाई नहीं पढ़ो, क्यों, क्योंकि इससे ट्रैफिक मूवमेंट पे प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज इशू ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर आप रोडों पे जागरण कर रहे हो तो परमिशन नहीं देते। हाँ, जब तक पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं हो रहा, कोई हेल्थ कंसर्न नहीं बन रहा या मोरालिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है, तब तक आपके पास वो राइट है। कोविड के टाइम पे हेल्थ का इशू था ना, हेल्थ था एंड मोरालिटी दोनों ही थी। मोरालिटी कैसे, पहले सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज मोरालिटी? कैपेबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग। हाँ, तो ये राइट एंड रॉन्ग की तो डिसाइड करने की मोरालिटी थी उस टाइम पे कि भाई अगर मैं सम गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं तो उससे वायरस फैल सकता है। दैट वाज आल्सो इशू ऑफ मोरालिटी। अब मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि यार नहीं नहीं भाड़ में जाओ, कोई मरे मरे, मेरे को क्या, मेरे को तो अटेंड करनी है, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज, तो हेल्थ का इशू था ना उसमें। ये ना देखो, एक चीज है, हम दो चीज बोलते हैं, एक ओपन स्टेटमेंट, एक क्लोज स्टेटमेंट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम ए काम नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती हो, दैट मीन्स ए को छोड़ना है, तुम्हें सब करना है, दैट मीन्स ये क्या, ओपन स्टेटमेंट। अगर मैं ये बोल दूं कि में सिर्फ ए करना है, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकती इसके अलावा, दैट मीन्स ये क्लोज स्टेटमेंट है। ठीक है, वैसे ही जहां मोरालिटी की बात कर दी है, ये मोरालिटी क्या है, ओपन स्टेटमेंट। लेकिन जहां पर हेल्थ की बात कर दी है, हेल्थ क्या है, एक तरीके का सेमी क्लोज्ड है। समझ रहे हो? मोरालिटी, आप किसी भी चीज को सही और गलत का डिसीजन तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव में बोल सकते हो ना। अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव में करना है ऑर्डर। हाँ, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज गलत है, तो वो उस पर लगा देगी सैंक्शन। ठीक है, और इसलिए दंगे होते हैं कृष्ण। ऑब्वियसली आप देखो, आप कहीं पे भी किसी को भी रोक, अभी रिसेंटली ना एक रील वायरल हो रही थी, तो रिजर्वेशन के ऊपर, SC ST के रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ना कि उसमें भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोटेस्ट हुए थे भी ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को लेकर। तो एक की रील वायरल हो रही है, वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे किसके लिए, हम कमाएंगे किसके लिए। समझ रहे हो? रिजर्वेशन नहीं होगा तो पढ़ेंगे किसके लिए। रिजर्वेशन इज लाइक चाइल्ड, कि भाई मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं, उसके लिए कमा रहा हूं। रिजर्वेशन से पढ़ते हैं, के लिए नहीं पढ़ते। अगर मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो मेरे को बूस्ट करता है कि चलो ठीक है, एक हल्का सा पुश दे दिया। ये तो मैं एग्री करता हूं। जैसे डिफेंस में, डिफेंस के अंदर क्या है, डिफेंस के अंदर आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, दैट इज कंप्लीटली मेरिट बेस्ड, नॉट कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे ही हमारे जितने भी प्रोफेशंस हैं, मोस्टली जैसे मेडिकल हो गया, तो यहां पर ना किसी भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस्ड ही होना चाहिए, वरना ये प्रोफेशंस तो आपको डुबा देंगे एक टाइम पे आने के बाद। कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों अगर आप देखो इंडिया के जो टॉप डॉक्टर, देखो समझो इस चीज को, क्या होगा कि एक जो जनरल मेरिट से कॉम्पीट करके आया, वो क्या काम करेगा, वो यूएस से शिफ्ट हो जाएगा। जो टॉप ज्यादातर वेस्ट में चले जाते हैं हायर पे के लिए। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटीज भी काफी हाई है, तो आराम से वेस्टर्न कंट्रीज इसको परमिशन दे देती है सेटल होने के लिए। लेकिन जो लो कैपेबिलिटी का है, जो रिजर्वेशन के बेस पे आया हुआ है, वो क्या काम करेगा, वो यहीं रह जाएगा, और यहां रह जाएगा तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, लो होती है, उसकी क्वालिटी भी लो होगी, एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी पे बर्डन आएगा या सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे बर्डन आएगा, वो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या काम किया था,
हरियाणा ने ये बोला कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट सीट पे पढ़ रहे हो, तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप कभी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 साल के लिए सर्विस देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं देते हैं तो वो बॉन्ड का पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सपोज 10 साल करके चले जाते हैं, देन आपका क्या है, आप अपना वो बॉन्ड का पैसा रिलीज करा सकते हैं। दैट वाज, बॉन्ड का अमाउंट काफी हाई था, प्राइवेट कॉलेज की फीस के बराबर था। नाउ यहां पे कंसर्न ये है कि ये बच्चे क्या काम करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से लो कॉस्ट सीट पे पढ़ते हैं। अगर आप देखो ना, एम्स दिल्ली की फीस कितनी है, 5,000। ठीक है, यहां पढ़े, सीधा टाटा बाय बाय बोलते हैं बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए। और सबसे बड़ा बर्डन किस पे रहता है, हेल्थ का, गवर्नमेंट के ऊपर ही। तो इनको जहां से सर्विस ली वहीं सर्विस देनी चाहिए, जहां से एजुकेशन ली वहीं सर्विस देनी चाहिए, वो ये सर्व नहीं करते। तो इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एनडीए की सर्विस है ना, ऐसे सर्विस निकाल देनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स है जो गवर्नमेंट कॉलेज में आएंगे, दे शुड हैव टू वर्क एटलीस्ट 20 ईयर्स फॉर दी पीपल जिनके टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, उस गवर्नमेंट सीट पे पढ़ रहे हैं, और एल्स उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए प्रैक्टिस का। 20 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा, 20 साल के बाद आप अपने प्राइवेट में कमाओ जितना आप आपको अपने लिए कमाना है। बट इनिशियल फेज में तो आपको सोसाइटी को देना पड़ेगा ना, जिस सोसाइटी से आप ले रहे हो। प्राइवेट वाले तो वैसे ही नहीं गवर्नमेंट में जाएंगे फिर, जो प्राइवेट सीट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका तो खुद ऑलरेडी इतना खर्चा आ चुका है, तो वो खुद प्राइवेट में बड़ा कमाने के और उस खर्चे को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट में जॉब कौन करेगा, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस देगा कौन? तो इस हाल बहुत ज्यादा खराब है, इसके रिफॉर्म्स की मैं बहुत जरूरत है। तो कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ में आया ओपन स्टेटमेंट किस तरीके से, सारी की सारी एक तरीके से ओपन स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 कहता है आपके पास क्या है, फ्रीडम है किस चीज की, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यानी कि आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 20, एक चीज याद रखना, आर्टिकल 25 जो है ना, आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ठीक है, आर्टिकल 26 इज रिलेटेड टू द सेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स को क्या कौन करेगा, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन करेगी। जैसे मान लो एक मस्जिद है, तो मस्जिद का एक एसोसिएशन है ना, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, मंदिर का मैनेजमेंट सिस्टम है, चर्च का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो पूरा का पूरा क्या करेगा, एक सेक्शन कर रहा होगा। समझ रहे हो, रिलीजियस सेक्शंस, हिंदूज अलग कर रहे हैं, या फिर सिख अलग कर रहे हैं, क्रिश्चियन अलग कर रहे हैं, जैन अलग कर रहे हैं, बुद्धिज्म अलग कर रहे हैं। ठीक है, सबका, तो उनको अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है, बट अगेन सब्जेक्ट टू दी मोरालिटी एंड हेल्थ। और जो पहले वाला क्या है, वो क्या है, इंडिविजुअल बेस पे, भैया मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा धर्म अपनाना है, ये सब मैं अपने इंडिविजुअल फैसले लूंगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 आपका कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। अगर आप अपने धर्म का क्या कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो आप पे गवर्नमेंट क्या टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती तो फीस लगा सकती है।
टैक्स नहीं लगा सकती, फीस लगा सकती है। प्रमोशन इन व्हाट सेंस? प्रमोशन इन द सेंस ऑफ कि आप जैसे मान लो एक सभा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, या मंदिर है, मंदिर एक तरीके से प्रमोट भी कर रहा है ना अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। आप मंदिर में जाके अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी अर्निंग है, एक तरीके की इनकम सोर्स है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर, ये मंदिर इतना कमा रहा है थ्रू वेरियस मीन्स, अब इस मंदिर को टैक्स देना, तो आप उससे टैक्स नहीं मांग सकते। बट हाँ, आप उस पर फीस लगा सकते हो। ठीक है, फीस इन द सेंस कि भाई आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी फीस वो होती है ना, सोसाइटीज, कम्युनिटीज, ठीक है, एसोसिएशंस, तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसकी तो फीस आपको देनी पड़ेगी। आपसे रेगुलर टैक्स नहीं ले रहे इनकम के बेस पे, बट जो सर्विस आप दे रहे हो उसके बेस पे फीस तो ले सकते हैं। मान लो अगर भंडारा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो उसके ऊपर, खाना देने के ऊपर उन्हें जो लाइसेंस चाहिएगा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तो उसकी तो फीस देनी पड़ेगी ना उन्हें। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है इसमें आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एग्जांपल दे रहा हूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दैट इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, ठीक है। अब वहां पर वो ये नहीं कह सकते कि आप यहां पर जो है डेली एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जैसे हवन कराओ, जैसे हिंदू का है तो वो नहीं बोल सकते कि सुबह डेली हवन होगा और सारे स्टूडेंट को आके बैठना पड़ेगा या मंत्र बोलने पड़ेंगे, समथिंग। स्टेट रन की बात करो मैं, गवर्नमेंट की। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हो गया? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या है कि भाई जो रिलीजन है वो स्टेट से सेपरेट होगा, रिलीजन अलग, स्टेट अलग। अगर स्टेट ऐसा करता है दैट मीन्स स्टेट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, एंड नाउ व्हाट स्टेट इज डूइंग, स्टेट इज प्रमोटिंग दैट रिलीजन। तो हमें कैसे सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देता है वो, कि स्टेट जो है बेसिकली एक तरीके से स्टेट हमें फोर्स नहीं कर सकता। तो हमें क्या मिल रहा है एज ए सिटीजन? हमें आजादी मिल रही है कोई भी ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड ना करने की। ठीक है, अगर वो कर भी रहे मैं मना भी कर दूं तो दैट्स माय राइट। ठीक है, तो इसलिए स्टेट कराते नहीं। किसी भी सरकारी स्कूल में आप देखोगे या कॉलेजेस में देखोगे बहुत कम, अगर होता है दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हूँ, दैट इज मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वो मुझे ये नहीं कह सकते कि डेली सुबह आते ही सबसे पहले आपको नमाज पढ़नी है, आपको मस्जिद में जाना है। वो नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ, ये इसका वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया ये वाली चीज। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा, अब है हमारा क्या, माइनॉरिटी राइट्स की। बट माइनॉरिटी राइट्स में ना कौन से एजुकेशनल राइट्स है? एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। कितनी माइनॉरिटीज है? हाँ, कितनी कितनी माइनॉरिटीज हैं? गेस तो करो। एक चीज याद रखना, ये टर्म डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि कौन माइनॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये बोला माइनॉरिटीज है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है।
और इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है? सेक्शंस ऑफ सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स बोला है, यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन। तो इसका मतलब ये है सेक्शंस बोला है, तो सेक्शंस का मतलब क्या हो गया? इट इज माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज, क्योंकि ये दोनों ही तो सेक्शन बना रहे हैं, एक स्मॉलर सेक्शन है, एक लार्जर सेक्शन है ना? तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो यहां पर ये आर्टिकल 29 जो है ना, ये याद रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर द माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज। लेकिन जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए एक्ट पास किया गया है, एनसीएम एक्ट। एनसीएम एक्ट 2002, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 2002 कह रहा हूं, 1992, ठीक है? हाँ, अब इसके अंदर ना एक वो बनाया है माइनॉरिटीज कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, ठीक है? इसके अंदर 6 माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया है, जिसमें आपकी क्या है? जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, सिक्स, हाँ, जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड सिख। अब आप देखो, ये आगे ना तुम्हें नेक्स्ट आर्टिकल में समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो ना, यहां तक तो आ गया ना। माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया, बट इस एक्ट ने बताया कि कौन है माइनॉरिटीज, ठीक है? फिर आता है आपका आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ये जो माइनॉरिटीज हैं, ये माइनॉरिटीज क्या कर सकती है? क्या हो गया? अरे मेजर ये है, वो आर्टिकल 29 नहीं है उसके अंदर, एजुकेशनल के अंदर ये 30 वाला, बट दोनों डील ना मेनली एजुकेशन उससे करते हैं। ये अदर एजुकेशन से अलग चीजों पे भी करता है, बट ये प्योरली एजुकेशन पे ही करता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? नंबर्स के बेस पे, सेंसस के बेस पे। अभी ये डिसाइड नहीं किया हुआ, देखो ये डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे माइनॉरिटीज कैसे रखा हुआ है कि जो मेजर रिलीजन है ना, उससे नीचे जो भी है वो सब माइनॉरिटीज पे रखे गए हैं ज्यादातर, ठीक है? ये डिसाइड नहीं किया कि मेजॉरिटी का अगर मान लो कि 20% से नीचे जो है, अगर ये नंबर बोल देते हैं उसको माइनॉरिटीज बोलेंगे, तो इस हिसाब से तो ये हट ही जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि 20% से अबव क्रॉस कर चुका है। आई थिंक 40 के आसपास होगा। और अभी तो उस बेस पे है, अभी तो एक्चुअल नंबर है भी नहीं, अभी तो सेंसस आएगा लेटेस्ट वाला, तब देखना, ठीक है? तो ये वाली चीज इट इज अराउंड 30 to 40 के बीच में, ठीक है? तो ये तो आउट नंबर हो चुका है, तो इसलिए अभी डिमांड चल रही है इस चीज को लेकर कि भाई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तैयार करो, किसको माइनॉरिटीज बोलेंगे, और ये भी डिसाइड करो कि नेशनल लेवल पे नहीं बोलो उसको, इसको बोलो रीजनल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी भी हो सकती है, कोई माइनॉरिटीज भी हो सकती है, इसका आप नेशनल लेवल पे काउंट मत करो,
फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम्स को छोड़कर वहां पे जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज हो जाएंगे। एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हिंदू मेजॉरिटी पे है, तो हिंदूज को छोड़कर उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटीज हो जाएंगे। क्या अभी तो जो होता है ना वो नेशन के बेसिस पे होता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट, ना स्टेट और ना, बट हमें जो अभी जरूरत है ना एट द मोमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे जरूरत है। यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ रिसर्च पेपर। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। लिखें रिसर्च पेपर्स। तुम कितना भी पढ़ लो, ट्रस्ट में, कितनी भी डिग्री कर लो, वो कर लो, लेकिन जो तुम्हारा कैलिबर तैयार करेगा, जो तुम्हें फील्ड के लिए तैयार करेगा, वो तुम्हारा रिसर्च पेपर तैयार करेंगे। स्टार्ट रीडिंग रिसर्च पेपर्स कि कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ना स्टार्ट करो और लिखो, जैसे मैंने ये तुम्हें बताया है। स्टार्ट कंडक्टिंग सैंपल्स लो, जाओ फील्ड में रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल 10 डिस्ट्रिक्ट लो ऐसे माइनॉरिटीज के ऊपर, टॉपिक लिख लो ये वाला, एंड ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा तुम्हारा एक आगे बूस्ट अप देगा। टॉपिक ये लिखो कि माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट नॉट नेशन। ठीक है, जैसे आसाम में अगर आप देखो तो आसाम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदूज माइनॉरिटीज हो चुके हैं, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट कंडक्टिंग दिस स्टडी ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें एक इंक्लूसिव, जब हम बात कर रहे हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ की या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं वो इससे आएगा। क्योंकि हमने सिर्फ एक बड़ी डेफिनेशन दे दी कि भाई हिंदू नेशनल लेवल पे देख के, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो ना, समझ रहे हो कि वहां पर जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहां पर हिंदू तो कितना अपने आप को अनसेफ फील करते होंगे, और जहां पे हिंदू मेजॉरिटी होगी वहां पर मुस्लिम कितना अनसेफ फील करते होंगे, है ना। तो वैसे ही जहां पर मान लो सिख मेजॉरिटी होगी वहां पे जैन होंगे, तो वो अपने आप को ऐसा फील करते होंगे। तो ये जो हमारा होना चाहिए माइनॉरिटीज डिसाइड करने का, दैट शुड बी बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट। तो इस पे एक स्टडी कंडक्ट करो, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा तुम्हें और बहुत अच्छा रिसर्च पेपर निकल के आएगा। आई विल गाइड यू, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करना ये वाली चीज ही, और इस तरीके से क्या होगा, एक्चुअल हम टारगेट कर पाएंगे लोगों को ग्रोथ के लिए। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में हर बार सर्वे होगा, पता चलेगा अच्छा ये आउट नंबर कर जा रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उससे बाहर दूसरे को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो फाइनेंस बेस पे रिजर्वेशन मिलता है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आज मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कल को मान लो साल 2 साल बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, दैट मींस आई डिजर्व दैट, क्योंकि मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूं, और 2-3-4 साल बाद उसके आगे फिर ठीक हो जाऊंगा, देन फिर मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी जो सिर्फ रिलीजन और कास्ट के बेस पे मिलता है, अब अगर अंबानी सपोज एससी कैटेगरी के होते तो वो आज भी किसी ना किसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे क्लेम कर रहे होते, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लाखों करोड़ रुपया होने के बाद भी, बिकॉज वो फाइनेंशियल बेस पे नहीं है, वो सीधा कास्ट या रिलीजन के बेस पे हो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द अरविंद केजरीवाल, नीतम अंबानी इज ऑल्सो पुअर, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर फीमेल के लिए उन्होंने बस राइड फ्री कर रखी है। तो दैट मीन्स अगर नीतम अंबानी भी ट्रैवल कर रही होगी फ्री कर सकती है, बट अल्टीमेटली वो तो कॉस्ट जा रहा है ना, बर्डन जा रहा है ना स्टेट पे। यहां पर आपको जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने बोला कि हर घर का 300 यूनिट माफ होगा या 200 यूनिट माफ होगा, बट बहुत सारे कैपेबल भी हैं। तो जो कैपेबल है उनसे हटा के जो कैपेबल नहीं है उसकी 200 की जगह 400 कर दो, उसका और बच जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे जब तुम रिसर्च पेपर लिख रही हो ना, इन चीजों को कंसीडर करो, ये फैक्टर्स देखो और इन पर रिसर्च करके अपनी फाइंडिंग्स निकालो कि किस तरीके से हो रहा है। इनइक्वालिटीज, जब हम ये इन स्कीम्स के थ्रू हम इक्वालिटी की बात करें, दीज आर नॉट द इक्वालिटीज, एक्चुअली दिस इज इनइक्वालिटी। कि जो अफोर्ड कर पा रहा है उसको भी आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसकी आड़ में, फिर इक्विटेबल हुआ कहां, है ना।
बात करते हैं आर्टिकल 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट है अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना और उनको एडमिनिस्टर करना। ठीक है, अब कैसे, जैसे आप देखोगे कि भाई डीयू के अंदर आपको ये मिलेगा खालसा कॉलेज वगैरह, उसमें सिख माइनॉरिटीज के कॉलेज है। फिर आपको मिलेगा तुम्हारा ये क्रिश्चियन का सेंट स्टीफन, तुम्हें मिलेगा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम्स का। तो ये किसके बेस पे, ये आर्टिकल 30 के बेस पे। ठीक है, हो गया। अब आता है तुम्हारा मेन, इतना ही है इसमें। अब आती है आपकी मेन क्या, रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, कितनी रिट्स हैं टोटल, 5। देखो बी आर अंबेडकर ने, अच्छा रिजर्वेशन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर पता है? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। नहीं, वो रिजर्वेशन नहीं था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935। तुम्हें याद है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मैकडॉवेल्स अवार्ड आया था, जिसमें उसने क्या बोला था, हम क्या काम करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ठीक है, इसको लेकर गांधी जी नाराज हो गए, और गांधी जी उस टाइम पे कहां पे थे, येरुवड़ा जेल पुणे। और गांधी जी नाराज हो गए, हंगर स्ट्राइक पे चले गए एक तरीके से। तो उन्होंने फिर वहां पे अंबेडकर गए उन्हें मनाने, बात करने। देन वहां पे पैक्ट हुआ था उनका, पूना पैक्ट कहते हैं। तो वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके हम क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंशन नहीं था, दैट वाज सेपरेट डिस्कशन बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। हाँ, वहां से फिर उसको बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वहां पे जब डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। बट इनिशियली जो रिजर्वेशन था ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनिशियली ये 10 साल के लिए आया था। बट हर साल अब हम क्या करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको 10 साल करके बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं रिट्स। तो बी आर अंबेडकर ने क्या बोला, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा कि अंबेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला है, तो आर्टिकल 32 को, रिट्स को यानी कि। ठीक है, नाउ आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट रिट्स के लिए जा सकते हो। हाँ, 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट और 226 का यूज करके हाई कोर्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं। अगर मैं बात करूं रिट जुरिडिक्शन की, तो सबसे बड़ा इसका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत छोटा है, स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये काफी सारी चीजों पे, अदर चीजों पे भी रिट इशू कर सकता है, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर कर सकता है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे आर्टिकल 32 पे ही फोकस करना है मेनली। तो आर्टिकल 32 के अंदर आपको मिलेंगी 5 रिट्स। 5 रिट में मेरी जो सबसे फेवरेट है वो है हिबस कॉर्पस। जय भीम मूवी देखना, जय भीम मूवी जो है पूरी की पूरी हिबस कॉर्पस के ऊपर है। ठीक है, आपकी सबसे पहली जो रिट है वो है हिबस कॉर्पस। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब है इसका मतलब ये है कि मेरे सामने अगर आप, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति गायब हो गया, कुछ भी XYZ, आप गए कोर्ट में और आपने ये रिट लगाई, तो कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि भाई एक काम करो, मेरे सामने पेश करो उस व्यक्ति को, जिंदा या मुर्दा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मेरे सामने होना चाहिए वो व्यक्ति। अब कैसे, अब क्या हो गया, जब से लाइव हियरिंग स्टार्ट हो गई ना, तब से यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जजेस वगैरह की भी वीडियोस मिलती है। तो एक केस था,
उस केस में क्या हुआ कि एक लड़की गायब हो गई और फैमिली वाले पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। कोर्ट गए, कोर्ट में रिट लगी, रिट लगते ही कोर्ट सारा काम साइड में रख देता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का मैटर है तो रिट को सबसे पहले सुनता है, वो प्रायोरिटी पे रहती है हमेशा, ठीक है। रिट को सुना और कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये लड़की मिली क्यों नहीं अभी तक? अगर तेरी लड़की होती, खो जाती, पुलिस वाले से कह रहा है खो जाती तो क्या ऐसे ही करता? तो जज ने टाइम दिया एक पर्टिकुलर और ये बोला कि अगर ये लड़की नहीं मिली ना इतने टाइम में, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तो जज ने जो टाइम दिया था, सपोज मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, जज ने सपोज 10 डेज का टाइम दिया तो वो 4 डेज में ही लड़की को लेके आ गया कोर्ट के सामने। कोर्ट बोला अभी तो कुछ दिन पहले सुनवाई की थी, इतने जल्दी कैसे? कह रहा सर मिल गई। तब जज ने बोला कि ऐसा क्यों भाई, क्यों? ये चीज तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो ये जो रिट है ना, ये बहुत पावरफुल है। एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है वो है ये रिट। का एग्जैक्ट मतलब होता है कि देखो कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है कोई भी, तो आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे हमने ये रिट जो है ना, ये कहां से ली है पहले तो ये बताओ। यूएसए से नहीं ली है, यूके से ली है। प्रोरोगेटिव रिट्स यूएसए, प्रोरोगेटिव रिट्स के नाम से थी ये। नहीं, मैंने सोचा सही जा रही है, ठीक है। प्रोरोगेटिव रिट बोलते हैं इसको, उसमें वहां से अडॉप्ट किए हमने, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से मेंशन करा है इनको, ठीक है। ये एक लीगल ऑर्डर होता है। रिट का मतलब होता है एक लीगल ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। अब कौन कौन से लीगल ऑर्डर हैं? एक तरीके से ये बोले 5 लीगल ऑर्डर है। 5 लीगल ऑर्डर कौन से? एक है हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि सामने जिसके लिए इशू किया गया है उस व्यक्ति को मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पेश करो। क्या होता है ये, क्यों है ये समझो। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले या स्टेट बोलूंगा, स्टेट क्या काम करता है, स्टेट किसी को भी उठा लेगा। अगर स्टेट ही क्रिमिनल की तरह काम करेगा, जैसे क्रिमिनल्स करते ना, अपहरण कर लिया, उठा के ले गए, गायब हो गया, पता ही नहीं है कहां है ना। तो अगर स्टेट ऐसा स्टार्ट कर दे कि भाई उठा के ले जाए, तुम्हें यही ना पता हो कि वो है कहां, तो क्या करोगे? पुलिस वाले आए, जीप में बैठाया, ले गए, वो कभी घर ही नहीं आया वापस, है ना। तो क्या करोगे? ये आपका फंडामेंटल राइट्स का वो वॉयलेशन है ना, राइट टू लाइफ। हाँ, अगर आप गायब हो जाते हो या कुछ भी होता है तो आपको ये इशू कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीजों में इशू होता है, बट मेन इसका ये है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, सामने पेश करो उस व्यक्ति को। हीबस कॉर्पस ही सस्पेंड होती है, वो रिट्स सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। उसमें फिर काफी सारे जजमेंट्स आए थे उससे रिलेटेड भी। नाउ हीबस कॉर्पस का समझ में आया क्या है, कैसे है, ठीक है। जो ऐसे ही अब क्या काम होता है कि लेके चले गए, मान लो लेके गए, उसको कुछ मारा पीटा पुलिस वालों ने, तो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी बॉडी को कहीं डंप कर दिया। बोले कि नहीं हम तो बस पूछताछ के लिए ले गए थे, छोड़ दिया था, वो तो चला गया ना। लेके तो तुम गए थे, अकाउंटेबल तो तुम हो, छोड़ के भी तो तुम जाते। जब तुम लेने आए थे घर से, छोड़ने क्यों नहीं आए? और उसकी फैमिली ने क्या काम करा, रिट इशू कर दी। तो पुलिस वालों की जी में लाइक जान फंस जाएगी उसकी, या तो उसको ढूंढ के लाके देंगे कैसे भी, कुछ भी, वरना फिर केस किस पे चलेगा, उन पे चलेगा कि लेके तुम गए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया कि कोर्ट, वो पुलिस वाले 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में आपको नहीं रख सकते, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ एक रीजन यही है, वो प्रिवेंटिव नहीं है, प्यूनिटिव में, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते आपको। आपने कोई क्राइम किया, कुछ भी किया, आपको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे तक पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। उनको किसके पास पेश करना पड़ेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, देन वो कस्टडी में भेजेगा, जेल वेल जो भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो सेम इसी से कंपेयर कर सकते हो आप। इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? हीबस कॉर्पस से।
जो हमने बोला 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस स्टेशन वो में नहीं रख सकते, हाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको टॉर्चर ना कर रहे हो इस सब के लिए, ताकि उसके भी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो ये जो मूवी है ना हिबस कॉर्पस पे, देखना बहुत अच्छी मूवी है। एक ने क्या क्या काम किया, एक के हस्बैंड ना गायब हो गया, उसने हिबस कॉर्पस लगा दी, क्योंकि लॉयर को तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब, उसको तो पैसे मिल रहे हैं केस लड़ने के। तो कोर्ट ने क्या काम किया, कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि भाई ढूंढ के लाओ उसे कहीं से भी जिंदा मुर्दा। तो वो गया, उसके गांव से उठा लाए। कोई भी लगा सकता है रिट्स, रिट्स कोई भी इशू करा सकता है, बट इशू कोर्ट ही करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकते, आइदर हाई कोर्ट आइदर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो उसके हस्बैंड को गांव से उठा लाए। कोर्ट के सामने आके जज कह रहा है, हाँ भाई कहाँ चले गए थे? वो बोला गांव चला गया था। कह रहे थे गांव चले गए थे तो बता के जाना होता है। कह रहे मैं बता के ही गया था, ये चली नहीं मेरे साथ तो मैं चला गया। तो फिर कोर्ट ने ना उस लॉयर को बहुत फटकार लगाई कि भैया मुझे पता है तुम्हें केस लड़ने के लिए पैसे मिलते हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में तुम हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। अब जितना टाइम मैंने ये बर्बाद करा, जो स्टेट मशीनरी है, जो पुलिस वाले को भेजा उसका टाइम बर्बाद करा, तो उसमें फिर कोर्ट क्या काम करता है, अगर कोर्ट को ये लगता है ना कि फर्जी है, फालतू की चीजें हैं, तो उसमें फिर कॉस्ट भी लगा देता है कि भैया तुमने फालतू का केस डाला है मेरे पास, एक काम करो पेनल्टी पे करो 5,000 की या 10,000 की। ठीक है, तो वो बट वो अलग चीज है, बट उस पर भी केस स्टडी बहुत अच्छी बनती है। उस पर केस स्टडी ये बनती है अच्छी कि ये जो कॉस्ट लगाते हैं कोर्ट पे, इससे क्या होता है, इससे हाँ मैं मान रहा हूं कि आप ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जो फर्जी केसेस या फालतू के केसेस आते हैं उनको एलिमिनेट कर सके, बट इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अकॉर्डिंग टू यू वो ऐसा है कि भाई ये फर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी है, बट उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत अलग हो सकती है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं जो आज आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। ठीक है।